ब्रजेश बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर। बिल्कुल, प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क यानी वायदा कारोबार के सौदे करने की किनको इजाज़त होनी चाहिए, किसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते सेबी ने एफ&ओ की गतिविधि को धीमा करने के लिए जो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया था, उसकी एक बैठक हुई है जिसमें लोगों से राय मांगी गई है कि आखिर किस आधार पर यह तय किया जाए कि किसे वायदा सौदों को करने की छूट होनी चाहिए और किसको नहीं होनी चाहिए। तो इस पर 10 दिसंबर को अब अगली बैठक बुलाई गई है जिसमें जो सभी पक्ष हैं, जब सभी पक्ष का मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सचेंज हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, ब्रोकर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, इन सभी लोगों की बैठक बुलाई गई है 10 सितंबर को, जो अपनी राय देंगे कि आखिर किस आधार पर इस तय किया जाए। जो मोटे तौर पर चर्चा जो सुनने में आ रही है वो एक ये है कि जिन मुद्दों को रखा जा सकता है, जिन पैमानों को रखा जा सकता है, उसमें है नेटवर्थ, आमदनी, पढ़ाई कितनी की है और मार्केट का तजुर्बा कितना है। ये नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ, आमदनी, पढ़ाई, तजुर्बा। अच्छा, कितना पढ़े हो, कितना कमाते हो, कितनी हैसियत है। लड़का ढूंढने जा रहे हैं कि मतलब योग्य लड़का खोज, योग्य वाले ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, और लड़के क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, ओके, बताइए। इंटरेस्टिंग। पहले मोटे तौर पर यह तय हो जाएगा कि कौन से पैमाने हमें चुनने चाहिए। उसके बाद इन पैमानों की क्या सीमा होनी चाहिए, यानी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, आमदनी कितनी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, तजुर्बा कितना होना चाहिए। इन सब के बाद भी क्या ब्रोकर्स की भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं उसके बाद भी। तो इन बातों पर चर्चा शुरू हुई है। अब अगर डेटा देखें तो डेटा क्या कहता है, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। 76% इंडिविजुअल एफ&ओ ट्रेडर्स ने अपनी आय 5 लाख से कम दिखाई थी। पहले ट्रेड करने के पहले ज़्यादा रही होगी। डिक्लेयर्ड इनकम की बात हो रही है। ओके। और 94% यानी 94% लोगों ने 10 लाख से कम आय दिखाई थी। ओके। अब आंकड़े ये कहते हैं कि अगर 93% लोग घाटा खा रहे हैं तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं है कि पैमाना कहाँ पे क्या सेट हो सकता है। दूसरी बात, आप इनडायरेक्टली मत बताओ, डायरेक्टली बताओ। और ब्रजेश जी आप दूसरी बात कि ये घाटा खाने वाले जो थे उनकी एज क्या थी। 30 साल से कम वाले 83% लोग जो थे टोटल, ये जो ट्रेड हो रहे थे 90, ये जो मतलब ट्रेडर हैं टोटल उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 43% जो है वो ऐसे लोगों का है जिनकी आयु 30 साल से कम है। तो अब आप तजुर्बे का भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना भी जरूरी है। 30 साल से कम है, 30 साल से कम लोग हैं 43% हैं जो घाटा कर रहे हो, रिटेल इंडिविजुअल एफ&ओ ट्रेडर्स हैं। अच्छा, ओवरऑल सबसे बड़ा हिस्सा इनका है। 43% लोग हैं वो 30 साल से कम के हैं। ओके। तो एक तजुर्बे, आप ये कह रहे हो कि 90% लोग हैं जो 10 लाख से कम की आय वाले। 94%, 94% लोग हैं जिनकी आय 10 लाख से कम है। मतलब 10 लाख से कम में लगभग आपका पूरा यूनिवर्स आ गया। फिर 6% तो अल्ट्रा चेन्नई टाइप हो गए, और 30 साल की एज में आप लेंगे तो 43%। और ये भी है कि लॉस मेकिंग और इनकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो जितना कम जिसकी आमदनी हो उतना ज्यादा घाटा खा रहा है। अच्छा, हाँ, ये इंटरेस्टिंग। तो अब ये समझना मुश्किल, बढ़ता किधर से फिर? तो अब ये समझना मुश्किल नहीं है ज्यादा कि कहाँ पर क्या क्राइटेरिया तय हो सकता है। यानी कि एक तो इनकम का क्राइटेरिया होना चाहिए, एक उम्र का क्राइटेरिया होना चाहिए। उम्र का आंकड़े तो ये कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये होगा तो काफी विरोध शुरू हो जाएगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी कम उम्र है तो उसको समझ कम है। कौन मानेगा आज की तारीख में, कोई नहीं मानता। भी ऐसे गलतफहमी तो अपने पिताजी को पूछ ले वो समझा देंगे कि क्यों उम्र ज्यादा वाला, उम्र समझदार वाला ज्यादा माना जाता है। तो ये चीजें हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। 2017 में भी सेबी ने इस तरह का एक पेपर लाया था जहां पर इसकी बात हुई थी। 2018 में मार्च में सेबी बोर्ड मीटिंग में वो प्रस्ताव पास भी हुआ था, और उस वक्त ये कहा गया था कि लोगों की जो ITR है उसको देख करके कंप्यूटेड एक्सपोजर तय किया जाए। कंप्यूटेड एक्सपोजर तय करने के बाद भी उतनी लिमिट ही ब्रोकर दे सकता है, और
अगर उससे ज़्यादा देना है तो ब्रोकर को एडिशनल ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा और ब्रोकर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होगी कि उसने ये एडिशनल लिमिट या एडिशनल एक्सपोजर क्यों लेने दिया। लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। बोर्ड से भी, बोर्ड में प्रस्ताव वहां से भी क्लियर हो गया था, बात आगे बढ़ी नहीं क्योंकि बहुत सारा विरोध हुआ। ब्रोकर बोले सब हमारे ऊपर क्यों, इसलिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं कोई ऐसा नियम है क्या जहाँ पर रिटेल वाले एफएनडो के लिए अलग से उनके लिमिट है? साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया में? अच्छा, वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ एक कॉन्सेप्ट है क्वालिफाइड रिटेल इन्वेस्टर। क्वालिफाइड रिटेल, वाओ, आई एम लविंग इट, यस। तो वहाँ 2 स्टेज में परमिशन दी जाती है। एक पहला होता है कि स्टेज 1 में आपको बाकायदा उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेना होगा, मॉक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मॉक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। फिर जो सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव होगा, हमारे यहाँ जिसको कहते हैं थोड़ा फ्यूचर्स थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग करना सीखिए, जैसे निफ्टी हो गया टाइप काइंड ऑफ। हाँ, मतलब जहाँ कम जोखिम है। दूसरा स्टेज 2 में 1 साल की पूरी ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मॉडल है। अच्छा, अब इन सारी बातों पे चर्चा होगी। नहीं, एक बार जाके पूरी कोरिया के मार्केट की स्टडी करके आए, 5-15 दिन वहां रहकर। आप छुट्टी दीजिए। छुट्टी क्या जरूरत, मतलब ऑन द जॉब भेजने का तैयार। वर्किंग हॉलिडे। वर्किंग हॉलिडे, देखो वर्किंग हॉलिडे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताइए।